हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, और केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे बच्चों, उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी अप्लाई किए थे, क्वेश्चन भी समझे थे, सब कुछ किए थे। उसी प्रकार आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करने समय पहले एक बात को हम यहाँ पे आप लोग के सामने रख देते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ पड़ता है ना। मैथमेटिक्स में मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ पड़ेगा, लॉग जो होता है हमारा लॉगरिथमिक है ना, लॉगरिथम है ना, उसका यूज़ पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ का यूज़ पड़ेगा। तो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद ही इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता कैसे क्या है। तो जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बच्चे समझे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता था, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंडिपेंडेंट होता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक मिनट बच्चों, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है आए। हाँ ठीक है, चलो। तो बोलेंगे देखो बच्चों, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोग ये समझे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, कोई एक रिएक्टेंट है ए मान लेते हैं, रिएक्टेंट को आर भी आप समझ सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ए हमारा पी बना रहा है, क्या बना रहा है हमारा रिएक्टेंट, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम अगर इसका रेट लॉ लिखना चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, के ए का पावर एक्स होता है। बोलो होता है ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कौन सा रिएक्शन हमारा सिंपल है या कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स मान के ए का पावर एक्स मान लेते हैं। एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो आर इज इक्वल टू के ए का पावर जीरो होता। बोलो होता ना, ठीक। और अगर ये फर्स्ट मतलब ऑर्डर यहाँ इसका जीरो है तो जीरो ऑर्डर माने, और अगर ये x का मान 1 हो जाए तो के ए का पावर 1 होगा ना, इसका मतलब ये कैसा ऑर्डर हुआ, बोलो फर्स्ट ऑर्डर। तो आज हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करना है। तो देखो, जब हम लोग जीरो ऑर्डर डिस्कस किए थे तो उसमें ए का पावर 0 तो 1 आ गया था, ए का पावर 0 1 तो 1। तो ये कौन सा ऑर्डर हम लोग डिस्कस किए थे, ये जीरो ऑर्डर डिस्कस किए थे, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर। और अभी हमें डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर में एक बात गौर करना बच्चे, यहाँ पे ना ए का पावर 0 था ना, मतलब ऑर्डर 0 था इसका। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो क्या बचा था यहाँ पे, के बचा था। तो यानी कि r बराबर कितना आ गया था हमारा, के आ गया था। और यहाँ पर क्या आएगा r का वैल्यू, तो यहाँ पे r का वैल्यू आएगा के ए का पावर 1 आएगा। इसमें और इसमें अंतर देखो, ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर में ना रेट हमारे ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है हमारा रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन वही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। यही अंतर है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में ना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओ या घटाओ तो स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहानी समझ में आया। तो चलो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, अगर जीरो ऑर्डर देखना तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज, क्या बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. Those reactions in which rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant is known as first order reaction, ठीक है। हमारा ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, जिसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग ROR भी बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहानी समझ में आ रहा है। तो देखो इसके लिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ रिएक्शन जिसमें हमारा ए क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है।
तो अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1, क्योंकि ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर है और यही अगर जीरो ऑर्डर होता था तो के ए का पावर यहाँ पे 0 लिखते थे, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाता था तो इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे तो 1 आया, तो रेट हमारा कांस्टेंट होता था। ठीक है, रेट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता था। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें हमारा रेट कांस्टेंट तो नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। और देखा जाए तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आया? तो वही हम लिखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डिग्री पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। कहानी क्लियर है? यहाँ तक बच्चे नोट करो, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी के आगे बस हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे ना। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, वेरिएशन देखना, उसी बात को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके नीचे। चलो, सब कुछ क्लियर है? बोर्ड को हम थोड़ा रब कर रहे हैं ताकि हमें स्पेस मिले और हम इस चीज को आगे बढ़ा सके। इसको आपको नोट कर लेना है बच्चे। इसको भी हम मिटा देते हैं ताकि पूरा स्पेस हमें मिल सके। देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या देखें, रेट इज इक्वल टू के ए हम लोग देखें। ठीक, ये हमारा रेट लॉ है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं रेट लॉ को हम लोग डिफरेंशियल के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो माइनस डी ए बाई डी टी। याद करो, हम लोग पढ़ते थे, जैसे पहला लेक्चर में हम लोग यही पढ़े थे, ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहा है, तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते थे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। और अगर इसका कोई स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता था वो बटे में आ जाता था, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाता था, इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी। ये चीज़ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और देखते थे सबका स्पीड आपस में बराबर है, तो वही चीज़ को हम लोग अप्लाई किए। इक्वेशन हमारे पास क्या था, ए हमारा पी बना रहा था, तो इससे रिगार्ड एक बार हम देख लेते हैं, ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो, सब कुछ दिख रहा है। ठीक, तो बोलेंगे यहाँ पर हमारा कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका रेट लॉ हुआ, चूंकि ऑर्डर 1 है तो पावर 1 हो गया। इसी का हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिखे हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, वो किसके बराबर हो जाएगा, के ए के बराबर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से ना हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान समझो, ये जो ए है ना, ए का वेरिएशन देखना है टाइम के साथ। ठीक है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है, टफ होता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम किसी भी टाइम पर उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इसलिए हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है आसान होता है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ते हैं। मतलब इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन को और हम लोग यहाँ से कंसंट्रेशन का वेरिएशन देखेंगे, टाइम के साथ कंसंट्रेशन हमारा कैसे वेरी करता है। जैसे जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन का वेरिएशन अगर हम देखते थे, स्पीड का वेरिएशन जैसे रेट ऑफ रिएक्शन था और हमारा कंसंट्रेशन का वेरिएशन था, तो चूंकि जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता था, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट होता था। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता था, ये जीरो ऑर्डर के लिए था। क्या था बोलो बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट था, तो कांस्टेंट लाइन बनता था। यहाँ पे देखते हैं कैसा वेरिएशन होता है, इसी बात को यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग को मालूम होता है वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, तो डी ए के नीचे किसको ले आते हैं, ए को ले आते हैं, और ये माइनस इधर ले जाके माइनस के डी टी लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डी ए बाई ए है, हमको मालूम है ना, देखो ध्यान से, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बोलेंगे सर वाई को डी वाई के नीचे लाते हैं और एक्स को डी एक्स के नीचे लाते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, वेरिएबल सेपरेट होना चाहिए हमारा, है ना। इसलिए देखो हमारा ए वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, तो डी टी को इधर लेकर के, और ए जो हमारा वेरिएबल है कंसंट्रेशन चेंज होगा टाइम के साथ ना, तो उसको नीचे लेकर के आए। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो कांस्टेंट की है, इसको बाहर निकाल दिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहानी क्लियर है बच्चों? चलो यहाँ तक नोट करना, आगे हम लोग बढ़ते हैं चीज़ को लेकर के। ये जीरो ऑर्डर के ऊपर समझाए थे हम लोग, और ये रेट लॉ डिफरेंशियल वाला लिखे थे। बोलो क्लियर है सब कुछ? इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है।
चलो इसको भी मिटाया जाए, फिर हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को कंपेयर भी करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, हम जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। तो इसको ना हम लोग डिफिनिट के रूप में सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन के रोल से हेल्प से, ठीक है। तो जब हम समझेंगे टाइम हमारा जीरो होगा तो कंसंट्रेशन उस टाइम कितना होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और जब समय हमारा टी रहेगा तो कंसंट्रेशन कितना होगा, ए होगा। बोलो स्पष्ट हो रहा है कहानी, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हम लोग जानते हैं, ln x होता है, ln मतलब log x है ना, और इसका बेस क्या होता है, e होता है। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, और यहाँ dt है, फॉर एग्जांपल dx का इंटीग्रेशन रहेगा तो ये x होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक। तो कुछ बातें को एज्यूम करके चलेंगे कि मैथमेटिक्स का ये बेसिक्स नॉलेज हमारे पास है, ठीक। तो चलो dA बाई ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ln x हो जाएगा, यानी कि ln a हो जाएगा, ठीक। और इसका लिमिट ए नॉट से लेकर के a इज इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। स्पष्ट है, इसको नोट करें बच्चे आप। चलो इस चीज को बच्चे नोट कर लेना अच्छे से। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं लेकर के, ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि स्पेस मिले और इस चीज़ को हम आगे लेकर के बढ़ पाए, ठीक है। अब देखो इसमें अपर लिमिट हमारा क्या है, a है, तो आंसर क्या आएगा ln a, और लोअर लिमिट को इसके जगह भरेंगे तो क्या होगा, माइनस ln a नॉट होगा। क्लियर है कहानी, इज इक्वल टू माइनस के है, इसके जगह t भरेंगे और यहाँ 0 भरेंगे, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, e है, क्या है बच्चों बोलो। इसको अगर हम चाहें तो log भी लिख सकते हैं ना, लेकिन इस समय हमें समझना होगा कि इसका बेस क्या होता है, e होता है, ठीक। इसका भी बेस क्या है, e है, इज इक्वल टू माइनस के टी। स्पष्ट है कहानी। चलो यहाँ तक देखो स्पष्ट हम इंटीग्रेशन किए हैं 1/x का, है ना, इंटीग्रेशन कर लिए। अब इसको थोड़ा सा ना हम लोग ये क्या कहते हैं, सजाते हैं ताकि मेरा एक अच्छा इक्वेशन दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, माइनस को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो जैसे माइनस भेजेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए नॉट आगे माइनस ए पीछे इज इक्वल टू के टी। और यहाँ पे हम लोग एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, कौन सा, देखो एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी। बोलो क्लियर है, इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। तो बोलेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो ये क्या बनेगा, लॉग बेस ई है, ए नॉट बाई ए, बोलो क्लियर है, इज इक्वल टू के टी। बोलो स्पष्ट हुआ कहानी। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू आ जाएगा, टाइम का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखो टाइम निकालते हैं, टी निकालते हैं, तो क्या होगा 1/k लॉग बेस ई ए नॉट बाई ए। स्पष्ट हुआ कहानी। और हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तो हम लोग लॉग बेस ई को पढ़ते हैं ना, नेचुरल लॉग, लेकिन केमिस्ट्री में लॉग बेस 10 को पढ़ते हैं ना, लॉग टेबल हमारा बेस 10 पे होता है। तो लॉग बेस ई को अगर हम बेस 10 में चेंज करें तो 2.303, अब यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 हो जाएगा, ए नॉट बाई ए। बोलो क्लियर है, अपॉन में के। ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करने के लिए। क्लियर है, ये हमारा एकदम मेन इक्वेशन बन गया न्यूमेरिकल को अप्लाई करने के लिए, जहाँ पे के क्या रेट कांस्टेंट है, ए नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, ए क्या है लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जैसे जितना भी रिएक्शन हो गया, जितना परसेंट हो गया, तो जो अमाउंट बच गया है वो हमारा ए है, ठीक है। और टी क्या है, कितना समय हमारा लगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, या कितना समय तक रिएक्शन हमारा चला, तो टाइम है हमारा टी। के क्या है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए नॉट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या है हमारा ए है कंसंट्रेशन जो लेफ्ट है, जो बच गया। बात को समझो, जितना खत्म हो गया वो हमारा कमांड नहीं है उसके ऊपर, जो बच गया वो हमारा ये रिएक्टेंट है। कहानी क्लियर है, इस बात को नोट करो बच्चों।
बढ़िया से। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो ये जो हम लोग काम किए इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट किया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब होता क्या है ना, एग्जाम में अलग अलग फॉर्म का यहाँ पर इसी इक्वेशन को अलग अलग रूप से लिखा जाता है, क्योंकि ग्राफ हमें ना इसमें 2-3 प्रकार का इसमें ग्राफ पढ़ना पड़ता है। कोई भी ग्राफ देख करके हमसे ये पूछा जाएगा कि ये 0 ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है, तो उससे हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो चलो इतना नोट करो बच्चों। नोट करने के बाद कुछ बातों को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ तक, आप इसे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं, वेयर ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। ए को ध्यान से समझना, ये ए को एक ऊपर स्टार मार्क करो, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। ये क्या है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या, लेफ्ट जो बच गया कंसंट्रेशन वो, ठीक है। और के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है हमारा रेट कांस्टेंट है। कहानी स्पष्ट। चलो इतना बात को लिखो। इसके बाद ना हम लोग एक काम करेंगे कि ये इक्वेशन कितने कितने रूप से आपको लिखा हुआ मिल सकता है और उसके ऊपर ग्राफ, इन सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फिर आगे जाएंगे हाफ लाइफ को पढ़ेंगे, कुछ बातें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो इतना नोट करो, इस इक्वेशन को एकदम ध्यान रखना है। और एक हम लोग काम करेंगे कि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या इक्वेशन में डिफरेंस था उसको भी एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। चलो इसको भी नोट कर लेना बच्चे। अब देखो ये इक्वेशन हमारा कितने रूप से दिख सकता है, उसके ऊपर ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना एक ही इक्वेशन को अलग अलग रूप में लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे देखो सबसे पहले जो हम लोग डिराइव किए थे वो हमारा रिजल्ट ऐसा आया था, कुछ ध्यान देखो, लॉग बेस ई था ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। बोलो ये चीज़ आया था हमारा, बिल्कुल आया था, ठीक। ये 1 नंबर इक्वेशन हमारा आया है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। अब कहेंगे सर इसी को ध्यान से सुनना, अब इसी का ग्राफ भी हमें बनाना है, इसी का ग्राफ बनाएंगे। 1 नंबर इक्वेशन जो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, लॉग ए का ग्राफ बनाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब देखो ये नेचुरल लॉग है ना, ये लॉग कैसा है, तो बोलेंगे सर ये हमारा नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस ई होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग नेचुरल लॉग को ही पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग लॉग ई को ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, लॉग बेस 10 को पढ़ते हैं। तो एक बात हमें याद रखना है कि log x है, बेस में e है, इसे अगर हमें नेचुरल लॉग में चेंज करना है, मतलब नेचुरल सॉरी ये तो नेचुरल लॉग है, इसको बेस 10 में अगर हमें चेंज करना है तो आगे क्या हो जाता है 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलो क्लियर है। यानी कि log x बेस e को अगर हम किस में चेंज करेंगे, log x बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। कहानी क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी इक्वेशन को जब अगर हम लोग किस में चेंज करें, log बेस 10 में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 2.303। अब ये इक्वेशन log बेस 10 में हो जाएगा, कहानी क्लियर है, माइनस log बेस 10 ए नॉट बराबर माइनस के टी। क्लियर है। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 ए माइनस log बेस 10 ए नॉट, log बेस 10 है, ध्यान देना यहाँ पे एक एक चीज़ को फोकस करना, बराबर। अब इस 2.30 ओहो रुको एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको भी चेंज करो तो यहाँ भी 2.303 log बेस 10 ए नॉट होगा इज इक्वल टू माइनस के टी। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से 2.303 हम कॉमन ले लिए तो उधर भेज सकते हैं, तो माइनस के बाई 2.303 टी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है, इसको भी ध्यान रखना। तो इस फॉर्म में भी हमारा इक्वेशन दिखेगा, इसका भी ग्राफ बनाना है बच्चे हम लोग, है ना, इस चीज़ का भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। कहानी स्पष्ट है।
अब इसी का एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे और देखे थे, देखो ध्यान से, वो कैसा दिखेगा, यहीं से हम लोग लिखते हैं इस इक्वेशन, जैसे ये वाला इक्वेशन है ना, इसी के आगे लिखते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे ना हम लोग प्रॉपर्टी लगाए किसका, log a बाई ए नॉट, है ना, बेस में क्या है e इज इक्वल टू माइनस के टी। देखो ध्यान से हम लोग यूज किए कौन सा प्रॉपर्टी, log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या, log a बाई b, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए। और एक प्रॉपर्टी हमें log का और सीखना है कि log x है, ठीक है, बेस में मान लो b है, इज इक्वल टू मान लो कोई नंबर c है, यहाँ से हमें x निकालना है, तो क्या हो जाता है b का पावर c, ये जो बेस है उसका पावर जो भी राइट हैंड साइड में है वो हो जाता है। ध्यान है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना बच्चों, जो जो चीज़ लिख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ से हमें a बाई ए नॉट का टर्म निकालना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेस में क्या e है, तो e का पावर माइनस के टी, और यहीं से अगर हम लोग चाहेंगे कि a का वेरिएशन निकालें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट e का पावर माइनस के टी। समझ में आया, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना है, एक का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल होता है। अब यहीं पे कुछ बातों का हम लोग बच्चों ध्यान रखेंगे, है ना, क्या ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अदर फॉर्म्स मतलब ये जो हम लोग ड्राइव किए थे इक्वेशन इंटीग्रेशन करने के बाद, उसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। बस ये 2.303 log बेस 10 में आ गया, इसको सॉल्व करके ये एक इक्वेशन आ गया हमारे लिए। फिर इसी इक्वेशन को आगे हम लोग सॉल्व किए तो एक्सपोनेंशियल में आ गया। तो ये इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये log के रेस्पेक्ट में लिखा गया इक्वेशन, और यहाँ पे एक्चुअल ये जो इक्वेशन बना है ना, इसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ ए देख रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो बगल में इस जो चीज़ हम लिखे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि हमारा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए का वेरिएशन कैसे हुआ था। देखो ध्यान से, तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं इस चीज़ को। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसमें इक्वेशन हमारा ऐसा बना था, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी बना था। देखो जीरो ऑर्डर ये किसके लिए लिख रहे हैं, तो ये हम लोग लिख रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में अंतर देखो, फर्स्ट ऑर्डर में बस यहाँ पे लॉग लग गया है ना, इसके भी आगे लॉग लग गया, इसके भी आगे लॉग लग गया, वहाँ के टी है। ये जीरो ऑर्डर का वेरिएशन है, तो जीरो ऑर्डर का वेरिएशन ए अगर हम देखेंगे तो क्या था, ए नॉट माइनस के टी। ये जीरो ऑर्डर का ए का कंसंट्रेशन टी के रेस्पेक्ट में था। अगर इसको हम देखा जाए तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का वेरिएशन है ना, इसको पहले लिख लिए हैं, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, ये कॉन्स्टेंट है, ए नॉट तो कॉन्स्टेंट होगा, तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म को सेटिस्फाई करता है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। इसलिए हम कहते थे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ पर बनता था। कहानी क्लियर है। लेकिन देखा जाए कि ये जो जीरो ऑर्डर के बदले फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें तो पहला हम लोग लॉग का वेरिएशन देखें टाइम के साथ। अब लॉग ने हमको एक्चुअली में कंसंट्रेशन का वेरिएशन देखना है, तो कंसंट्रेशन का वेरिएशन देखो फर्स्ट ऑर्डर में कैसा है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी वाला फॉर्म आया है। न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो वाला लिख देते हैं यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। ये वाला फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय यूज़ करेंगे, और जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। जीरो ऑर्डर के लिए कोई टेंशन नहीं था, ये वाला ए नॉट हमको दिया रहता था, ये के टी करके हम लोग निकालते थे, या यहाँ से हमें टाइम पता रहता था के का वैल्यू, या के पता रहता था टाइम का वैल्यू। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ए नॉट हम लोग 100 मान लेंगे हर सवाल में, जैसे वहाँ मानते थे। ए का वैल्यू फाइनल कंसंट्रेशन जो लेफ्ट अमाउंट वो भर के हम लोग इसको निकाल लेंगे, के का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमें दिया रहेगा। ठीक, तो अब देखो जरा गौर करो, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग ये यूज़ करेंगे ना, लेकिन जब हम लोग वेरिएशन देखेंगे कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, तो जरा फर्स्ट ऑर्डर को देखो और जीरो ऑर्डर को देखो कितना अंतर है। जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कैसा है बोलो, स्ट्रेट लाइन। और जरा फर्स्ट, इसको अब बिटा रहे हैं हम ये वाला चीज, फर्स्ट ऑर्डर में देखो, फर्स्ट ऑर्डर में क्या स्ट्रेट लाइन है, बोलेंगे नहीं, ये y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, e पे पावर x टाइप का वेरिएशन है, समझो, y बराबर e पे पावर x वाला वेरिएशन है। e पे पावर अगर देखा जाए तो माइनस x, तो यानी कि ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है हमारा, किसके लिए, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बस इसी बात को समझना है। अब यहाँ से एक बात हम तुमको बता रहे हैं, देखो ध्यान से, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना,
वो 100% कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोग टाइम भी पढ़े थे, A0/K टाइम पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पहला रिएक्शन अगर हम देखा जाए, कौन सा रिएक्शन पूछा जाएगा 100% कंप्लीट होता है, तो कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन A का 0 हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से A0/K। लेकिन ये रिएक्शन ना कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये 100% कंप्लीट हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम जब ग्राफ देखेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी भी जाके टच नहीं करता है हमारे एक्स एक्सिस को। तो बोलेंगे वो ग्राफ हमारा कभी भी जब टच नहीं करता है तो रिएक्शन हमारा 100% कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो इतना नोट करते हैं बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ को समझते हैं। ग्राफ हमें बनाना है, ग्राफ को बना के जीरो ऑर्डर के साथ भी यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को यहाँ पर हमें लिख लेना है। इन सभी इक्वेशन को ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये वाला इक्वेशन हमें वेरिएशन दिखाएगा ए का टाइम के रेस्पेक्ट में। बाकी न्यूमेरिकल बनाते समय अभी जो हम यहाँ पे लिखे थे उसको यूज करना है। कहानी क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा मिटाया जाए बच्चे। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कि हमारे पास दो ऑर्डर अभी हम लोग पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर हम ग्राफ देखें, देखो ध्यान से, दोनों में देखते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। इधर बना रहे हैं कंसंट्रेशन और इधर क्या बना रहे हैं? रेट बना रहे हैं। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े ना, R = K, A का पावर 0 हो गया। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो 0 1 होता है तो R = K हुआ। यानी कि रेट हमारा कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। कंसंट्रेशन मतलब क्या? वही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो इसके ऊपर तो डिपेंडेंसी है ही नहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो अगर रेट हमारा कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? इस प्रकार से। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल y = 3 है या y = 5 है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बोलेंगे ये एक्स एक्सिस है तो y = 3, मतलब y हमेशा हमारा कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है? 3। y किसी भी पॉइंट पे 0 डालेंगे x का मान तब भी 3 मिल रहा है, 1 डाल रहे हैं तब भी 3 मिल रहा है, 2 डाल रहे हैं तब भी 3 मिल रहा है। तो हर पॉइंट पे y हमारा कांस्टेंट। उसी प्रकार रेट अगर हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये रेट बदल ही नहीं रहा है। इसका मतलब देखो कंसंट्रेशन वैरी कर रहा है, रेट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? तो R बराबर क्या आया? K। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? K होगा। हर पॉइंट पे हमारा K कांस्टेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जीरो ऑर्डर है। देखो ध्यान से, ये क्या है? इधर वाला जीरो ऑर्डर है और जस्ट इसके बगल में हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। एक ही जगह हम दोनों ग्राफ को कंपेयर कर रहे हैं। किसका? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। इसमें बहुत प्रकार से ग्राफ को पूछा जा सकता है बच्चों, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, है ना। तो अलग अलग प्रकार, या हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कैसा ग्राफ होगा, तो बहुत बातों को यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक, तब चलो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर, ये तो जीरो ऑर्डर था ना, फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन का वेरिएशन कैसे था? तो हम देखे थे फर्स्ट ऑर्डर में R = K, A का पावर 1 है, यानी कि R हमारा कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A। और हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है? y = मान लो x का ग्राफ बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, डिग्री 1 है, ओरिजिन से पास होता है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। देखो ओरिजिन से पास करने वाला, अब बोलेंगे y = x का ग्राफ जब भी हम लोग बनाते हैं बच्चों तो ओरिजिन से पास करता है, निगेटिव में थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाता है। ठीक, y = x का ग्राफ। ये ग्राफ पीछे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, रेट भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ओरिजिन से शुरू करेंगे। और ये ग्राफ हमारा क्या है? R = K, A का पावर 1 वाला ग्राफ है। इसका स्लोप अगर देखा जाए बच्चों तो जो कोफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन का, यही इसका स्लोप है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा स्लोप है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसका स्लोप कितना है? तो स्लोप, चूंकि एक पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा? 0, क्योंकि हम लोग को मालूम है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है? थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए इसका स्लोप हमारा 0 है। लेकिन इसका स्लोप कितना है? बोलेंगे K है। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहीं पे बताते हैं। y = mx + c स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जो x का कोफिशिएंट होता है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? m। तो यहाँ पे हम लोग y इसको मान रहे हैं, x इसको मान रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है? K है, तो स्लोप हमारा K हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में हम लोग बच्चों रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का
वेरिएशन देखें। अब थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ना रेट जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो समय के साथ खत्म होगा, तो खत्म होते होते पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अभी उस बात ग्राफ को भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगर बच्चों हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री 1 पे डिपेंड कर रहा है ना, ये डिग्री 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा रिएक्टेंट का, अब चूंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ए के ऊपर, तो शुरुआत में कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा था, तो स्पीड भी हमारा बहुत ज़्यादा होगा रिएक्शन का। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होते जाता है, तो स्पीड भी कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन लगभग में जीरो होने चला गया, पूरा जीरो नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, तो उस समय स्पीड भी बहुत कम हो जाएगा। स्पीड इतना कम हो जाएगा कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा बच्चों। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है A0/K टाइम पे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसी बात को हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। कहानी क्लियर हो रहा है? बस इस बात को ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है 100%, फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों? इसके पीछे का अगर लॉजिक समझना चाहते हैं तो लॉजिक ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट हमारा डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन जब रिएक्शन शुरुआत हुआ था तो कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का बहुत ज़्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था और समय के साथ धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होता है, हमको मालूम है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और चूंकि रेट हमारा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये चीज़ कम होते जा रहा है, तो स्पीड भी कम होता जाएगा, यानी कि रिएक्शन का स्पीड स्लो होते जा रहा है। एक समय के बाद रिएक्शन का स्पीड इतना स्लो हो जाता है कि वही रिएक्शन हमारा इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट होता है। इनडायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब बहुत लंबे समय के बाद कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं होता, ऐसा कहेंगे। वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन चूंकि कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, तो कंसंट्रेशन हमारा खत्म हो रहा है, तो रेट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पीड हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड से हमारा कंसंट्रेशन कंज्यूम होता है। बस समझ आ रहा है? और यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसे खत्म हो रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो स्पीड भी कम हो जा रहा है। यहाँ पे स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पीड हमारा कांस्टेंट है, मतलब हर इंस्टेंट पे सेम स्पीड के साथ हमारा कंसंट्रेशन कंज्यूम होता है रिएक्शन का। तो बोलेंगे कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, हर इंस्टेंट पे सेम स्पीड के साथ खत्म हो रहा है, इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जिसमें हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे हम लोग दो ग्राफ बनाए हैं, मतलब एक ही ग्राफ बनाया किसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, किसके, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी ग्राफ को हम लोग बच्चों कन्वर्ट करेंगे किसमें, अभी आगे आ रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ऊपर, है ना, कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में क्या परिवर्तन आता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, इसी बात को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वाला इक्वेशन और जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला इक्वेशन, दोनों को हम लोग को बढ़िया समझना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग ग्राफ का, है ना। चलो तो इसको नोट कर लो बच्चों, बहुत बात बताए हैं, इसको नोट कर लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है 100%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा कंप्लीट 100% कभी भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? चलो ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना है ना। इस लेक्चर में अगर न्यूमेरिकल नहीं होगा बच्चों तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें करेंगे, या अगर टाइम हो तो उसमें भी कर सकते हैं हम लोग। चलो फिर से हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं बच्चों, किसका, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, किसके लिए, तो इधर बनाएंगे हम लोग जीरो ऑर्डर और इधर बनाएंगे बच्चों हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। बोलो क्लियर है? अब देखो जीरो ऑर्डर का सबसे पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन तो एकदम मुंह पे याद हो जाना चाहिए, A इज इक्वल टू -KT प्लस A0, इसको याद रखो। और अभी अभी देखो ये कंसंट्रेशन का वेरिएशन हम टाइम के साथ देख रहे हैं, और यहाँ कंसंट्रेशन का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा था बच्चों, तो A इज इक्वल टू A0 e का पावर -KT, एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। जब भी e पे पावर x आता है तो हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं y बराबर mx प्लस c से, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन।
और यहाँ पे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है तो मान लेते हैं k, या कोई कांस्टेंट मान लेते हैं a मान लो, e पे पावर x का ग्राफ। और चूंकि ये माइनस, हम सब ग्राफ बना के दिखाएंगे, ये माइनस लिख देते हैं। तो ये कैसा ग्राफ है, तो बोलेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये बच्चों हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थोड़ा सा पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। तो y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट हमें फिक्स कर दिया जाए तो यहाँ से इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से सब बच्चा जानता है, एक पॉइंट से हम कितनों लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर दो पॉइंट हमको पता चल जाए, एक ये और एक ये, तो इससे केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। तो यही फायदा होता है स्ट्रेट लाइन के साथ। हमको बस दो बिंदु चाहिए, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान c, और y एक्सिस पे हम लोग जानते हैं, x 0 होता है, तो x का मान 0 रखे तो y का मान c। अब y का मान 0 रखो तो बच्चों क्या आएगा, x का मान देखो माइनस c/m, तो माइनस c/m एक पॉइंट आ गया हमको जो कि निगेटिव पॉइंट है, मतलब निगेटिव x पे है। दो बिंदु मिल गया, इसको पकड़ के जोड़ दो। स्ट्रेट लाइन देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन समझना ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? ठीक, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एकदम समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमको मालूम है स्ट्रेट कैसे समझते हैं, स्ट्रेट लाइन है, डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, x का भी डिग्री 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक, तो बोलेंगे x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। बोलो क्लियर है? अब एक बार y का मान 0 रखो तो 0 बराबर 2x प्लस 3, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। -3/2 हमको मालूम है कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट है -3/2, और y क्या था, यहाँ पे 0 था। तो दो पॉइंट मिल गया, दोनों को पकड़ के ऐसे जोड़ दो, तो यही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक, इसका स्लोप देखो क्या है, यहाँ पे इसका स्लोप m है जो x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, तो बोलेंगे इस लाइन का स्लोप क्या है, 2 है, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है बच्चों। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो हमारा थीटा 90 से कम होता है, और tan थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ आ रहा है? जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो थीटा 90 से कम होता है, और हमेशा हमारा ग्राफ इधर झुका हुआ होता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कहानी स्पष्ट हो रहा है बच्चों? ठीक, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ सीख लेते हैं, तब यहाँ पे हम लोग वेरिएशन ज़्यादा बेटर देख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चे नोट कर लो। ठीक, और ग्राफ हम थोड़ा सिखा देते हैं यहाँ पे तुमको, ताकि मदद मिले इस लेक्चर में हमें। ठीक, तो देखो ध्यान से, मान लो फॉर एग्जांपल y बराबर -2x प्लस 3 का ग्राफ हमें बनाना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। तो एक y एक्सिस बना लेते हैं, एक x एक्सिस बना लेते हैं। दो पॉइंट अगर हमें मिल गया तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट होता है, कहीं भी पास कर सकता है। ठीक है, कहीं भी जा सकता है। तो बोलेंगे x का मान 0 रखो तो y का मान 3, तो 0,3 हो गया। अब एक बार y का मान 0 रखो तो 2x इधर आएगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, तो वो बिंदु 3/2 है, y 0 है, तो x एक्सिस का पॉइंट है। दो पॉइंट हमें मिल गया, दोनों को मिल के हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बोलो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। इसका इक्वेशन हो गया -2x प्लस 3। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को स्लोप बोला जाता है। और देखो इस बार स्लोप निगेटिव है, हमारा स्लोप क्या है, निगेटिव है ना, इसलिए देखो थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाया है। थीटा मतलब एंगल हमारा 90 से ज़्यादा है, इसलिए tan थीटा हमारा क्या होगा, निगेटिव। इसलिए जिस भी लाइन का स्लोप निगेटिव होता है वो इधर झुका होता है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है ना, पॉजिटिव x है, उससे उल्टा झुका हुआ होता है। बस इसी प्रकार से हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये समझ में आता है तो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ना, काम हो जाएगा परफेक्ट हमारा। इसको नोट कर लेना बच्चों, काम देता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें। अब दूसरा हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा याद रखना है, y बराबर e पे पावर x है, उसका ग्राफ हमेशा, हालांकि एक्सपोनेंशियल a पे पावर x का भी बना सकते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, कांस्टेंट पे पावर अगर वेरिएबल है तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका स्पेशल केस हम लोग देख रहे हैं, y बराबर e पे पावर x। इसका ग्राफ बनता कैसे है, हमें याद रखना है
ये इस प्रकार से बनता है, ये y बराबर e पे पावर x है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये कभी भी ये जो ग्राफ है इस x एक्सिस को कभी भी जाके टच नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। और ये जाते जाते कहाँ चल जाता है, इन्फिनिटी पे चल जाता है। ये बिंदु कितना होता है, तो बोलेंगे x का मान 0 होता है ना y एक्सिस पे, तो x का मान 0 रखोगे तो y का मान किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो 0,1 ये बिंदु हो गया। इन्फिनिटी डालोगे तो किसी भी नंबर पे पावर इन्फिनिटी, e का वैल्यू कितना होता है 2.718 होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर है उस पर पावर इन्फिनिटी क्या होता है, टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये ग्राफ इन्फिनिटी पे कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर। और बोलेंगे ये पीछे कहाँ जाएगा, तो पीछे जाता जाएगा इन्फिनिटी पे चला जाएगा और कभी भी छुएगा इस ग्राफ को नहीं। क्यों नहीं छुएगा, देखो ध्यान से, अगर x का मान इधर तो निगेटिव होता है ना, तो y बराबर e पे पावर -1 डालो तो ये क्या आया 1/e आया, यानी कि 1/2.7 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। उसी प्रकार y बराबर x का मान अगर -2 डालेंगे तो y बराबर 1/e² आएगा, -3 डालेंगे तो 1/e3 आएगा, e पे पावर -100 डालेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1/e का पावर 100। तो ये कभी भी 0 आ रहा है क्या, मतलब तुम कोई भी नंबर डाल दो दुनिया का रियल नंबर, तो क्या कभी भी ये 0 मिलेगा तुमको, y 0 मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता। इसलिए कहेंगे ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करता है। कहानी क्लियर है, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, इसको ही बच्चे नोट करो थोड़ा सा। अब y बराबर e पे पावर -x का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी देख लो, ये सब चीज अभी हमें हेल्प करेगा इसको बनाने के लिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए। कहानी क्लियर है ना बच्चों, ठीक है, चलो इसको नोट करो। अगर इसको नोट कर लिए हम लोग तो e पे पावर -x का ग्राफ कैसे बनता है, तो बोलेंगे देखो जब भी फंक्शन में x को हम लोग निगेटिव x से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ ना मिरर इमेज बन जाता है, किसमें, y एक्सिस में। ये सब ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में। जब भी फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे -x से कोई भी ग्राफ में, तो ये जो ग्राफ है हमारा y एक्सिस में क्या होता है, मिरर इमेज बना लेता है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा, वही बात है। अब ये क्या हो जाएगा, y बराबर e पे पावर -x का ग्राफ बन गया। उसी प्रकार ये बिंदु क्या होगा, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो e पे पावर 0 होगा, -0 का मतलब 0 ही होता है, e पे पावर 0 का मतलब 1, तो 0,1 ये पॉइंट तो होगा। अब -इन्फिनिटी डालेंगे e पे पावर, इधर जाएंगे तो -इन्फिनिटी -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो गया e पे पावर इन्फिनिटी, और e पे पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। और उसी प्रकार जब हम पॉजिटिव x में चले जाएंगे, पॉजिटिव x में तुम कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर यहाँ डाल दो, y बराबर e का पावर 100 का डाल दो तो 1/e पे पावर 100 होगा ना, ये कभी भी 0 तो हो नहीं सकता है। 1000 डाल दो तो e पे पावर 1000, वो भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी पे लेकिन कभी भी टच नहीं होगा। बात समझ में आया बच्चों। तो दो ग्राफ यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सीखे तो नहीं, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बताएं क्योंकि वो हम अपने मैथ के लेक्चर में बताएंगे आपको, है ना, क्योंकि हम तो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी। तो जब भी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है तो हम लोग अपने मैथ्स के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का लेक्चर है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं चीज़ को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। नोट करने के बाद हम लोग वेरिएशन देखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में कैसा हमें दिखता है। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। इधर क्या है बच्चों, टाइम है, और इधर क्या है, कंसंट्रेशन है। चलो जब समय का मान, इसको समझो, एक काम कर लो, इसको ना मने मन y मानो, इसको mx मानो प्लस c। अब देखो स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अभी हम बताए। स्लोप पॉजिटिव होने पे टिल्ट ऐसा रहता है इधर की तरफ, और स्लोप निगेटिव रहेगा तो इधर टिल्ट रहेगा। ठीक, चलो जैसे हम समय का मान 0 रखे, t का मान 0 रखे, तो ये तो 0 हो गया ना, तो ये तो क्या हो गया, -k × 0 + a0 हुआ ना। तो a का वैल्यू कितना आया, a0, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, a0 मिल गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। t निगेटिव रख सकते हैं, तो बोलेंगे सर समय निगेटिव थोड़ी ना होता है, तो बोलेंगे इधर तो हम ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं, तो यानी कि इधर ही बनाएंगे ग्राफ। ठीक, चलो, और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, क्योंकि डिग्री देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, y1 x1। ठीक, तो जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो एक पॉइंट तो बच्चे हमें y एक्सिस पे मिल गया, अगला पॉइंट x एक्सिस का ढूंढ लेते हैं। तो x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। x एक्सिस पे बच्चे हमें क्या 0 होता है, तो y 0 होता है। तो mx + c कर सकते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होता है, -c/m होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार इस इक्वेशन में देखो क्या आएगा, इस इक्वेशन में सर आएगा, ये था ना हमारे पास -kt + a0, तो इसको तो हम y से रिप्लेस किए, तो मतलब कंसंट्रेशन x एक्सिस पे 0 होगा कि नहीं होगा, y एक्सिस पे समय 0 होगा और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन 0 होगा। तो जैसे इसको हम 0 करेंगे तो -kt + a0 है ना, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t इधर आओ,
के टी इधर लाओ बराबर ए नॉट, तो यहाँ से टी का वैल्यू ए नॉट बाई के, तो टी का पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो, तो ए नॉट बाई के हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ए नॉट बाई के हो जाएगा। नीचे हम ग्राफ, अब स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट हमको मिल गया बच्चों, और स्ट्रेट लाइन है तो सीधा सीधी से जोड़ देंगे। नीचे ले जाके नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा कभी भी कंसंट्रेशन निगेटिव नहीं हुआ। कंसंट्रेशन निगेटिव कैसे हो जाएगा, कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बना किसका, जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इसका स्लोप बोलेंगे बच्चे, तो स्लोप इसका कितना आएगा, टी का कोफिशिएंट माइनस के। कहानी क्लियर है कि नहीं है। इन सभी बातों को बच्चे से अच्छे से थोड़ा देखो और चीज़ को समझो कैसे हम इस ग्राफ को यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक बात यहाँ से गौर करना है जीरो ऑर्डर की, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। जैसे ए का मान तुम जीरो रखोगे, ध्यान समझो, सॉरी कंसंट्रेशन यहाँ ए नॉट तो जीरो नहीं होगा ना, ए नॉट का वैल्यू मान लो तुमको दिया है, के भी दिया हुआ है, तो जैसे ये पॉइंट, जैसे टी का वैल्यू क्या हुआ, ए नॉट बाई के हुआ ना, तो इस बिंदु पे जाके रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये पॉइंट यहाँ सट रहा है। वही अभी देखो जीरो ऑर्डर के बदले फर्स्ट ऑर्डर बनाएंगे तो वो ग्राफ कभी टच ही नहीं करेगा, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। जीरो ऑर्डर 100% कंप्लीट हो जाता है, तो टी 100% अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई के हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टाइम पे इसको लाइफ टाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए हमारा लाइफ टाइम डिफाइंड है, वो कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ तक हम लोग सीखे। अब हम लोग आते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, कंसंट्रेशन का एक्सिस है। इधर हम कंसंट्रेशन का एक्सिस लिख देते हैं, और इधर कौन सा एक्सिस है हमारे लिए, टाइम का एक्सिस है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा बच्चों, वो भी ई पे पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा। तो याद करो ई पे पावर माइनस एक्स ग्राफ ऐसा करके कुछ बनता था। ई पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, बोलो, ऐसा करके कुछ बनता है। बोलो क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक। चलो क्या समय निगेटिव होगा, तो बोलेंगे नहीं सर ये ग्राफ ना हमारा यहाँ से इधर वाला पोर्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक। तो चलो जब समय जीरो होगा तो कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होगा, ए नॉट तो दिया रहेगा, ई पे पावर माइनस जीरो। ई पे पावर माइनस जीरो का मतलब ई पे पावर जीरो ही हुआ, और किसी चीज़ पे पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा, ए नॉट बचा। समझ में आ रहा है। तो समय जब जीरो होगा तो हमारा कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नॉट। यही हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। इसके बाद कंसंट्रेशन घटेगा, सीधा सा बात है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है कि नहीं घटता है, तो बोलेंगे बिल्कुल घटेगा, इसका मतलब घटेगा। लेकिन इस बार वेरिएशन ना स्ट्रेट लाइन ना होकर एक्सपोनेंशियल होगा। पिछले बार देखो एक्सपोनेंशियल ना होकर कैसा हुआ था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टी का पावर 1 था। इस बार वेरिएशन कैसा होगा, बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल होगा। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इधर से आना चाहिए था, लेकिन चूंकि समय निगेटिव नहीं होता है तो हम बोलेंगे पीछे से ना आके इसी पॉइंट से शुरू होगा, और ये ऐसा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। और कभी भी, लेकिन ध्यान सुनो, इस टाइम एक्सिस को ये छुएगा नहीं। समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी ये लाइन, ये वाला लाइन इसको टच ही नहीं कर सकता है, तो क्या रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ। 100% कंप्लीट होने का मतलब हुआ कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन कभी भी 100% खत्म नहीं हो सकता रिएक्टेंट का। क्यों, इस चीज़ को हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, क्योंकि रेट जो था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे खत्म होगा तो स्पीड भी घटेगा ना। देखो रेट क्या था, बोलो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन जैसे समय के साथ घटना स्टार्ट हो जाएगा तो स्पीड, जैसे कंसंट्रेशन घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। एक समय के बाद कंसंट्रेशन इतना कम हो जाएगा तो रिगार्डिंग स्पीड भी बहुत कम हो जाएगा, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा, तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ना रेट हमारा इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन का, मतलब स्पीड हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर सकता था, स्पीड हमारा कांस्टेंट था। और कंसंट्रेशन तो हमारा मालूम है ना घटता है समय के साथ रिएक्टेंट का। तो मान लो कंसंट्रेशन घट रहा है और स्पीड हमारा कांस्टेंट है घटने का, तो कभी ना कभी जाके 100% जीरो होगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात को फील करना। उसी प्रकार इसका ग्राफ इस प्रकार जा रहा है, कभी छू नहीं पा रहा है, तो छू नहीं पा रहा है तो कंप्लीट नहीं होगा। इसका ग्राफ का इक्वेशन दिखेगा कैसे, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, ये ग्राफ दिखेगा। तो यही वेरिएशन बच्चे हमें दिख रहा है। और इसका अगर हम बात करेंगे टी 100% नॉट डिफाइंड, इसको लिख सकते हैं 100% हम डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ जाके कंप्लीट होगा। इसका मतलब लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। स्पष्ट हुआ बच्चों। तो वो दो ग्राफ को यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन किए हैं ना, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इक्वेशन न्यूमेरिकल बनाने के लिए कौन सा याद रखना है उसको भी लिख लेते हैं, और इसका कौन सा याद रखना है उसको भी याद रख लेते हैं ना। दोनों को फिर हम लोग कंपेयर करके न्यूमेरिकल में यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप लेक्चर समझ में आ रहा होगा, मन से बस देखना है बच्चों। चलो 50 मिनट्स के अप्रॉक्स का लेक्चर हो चुका है। अभी तो हम लोग थोड़ा सा चीज़ इसमें और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
चलो इसको बढ़िया से नोट करना है। चलो देखो, दो इक्वेशन हमारा होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है t का मान a नॉट माइनस ए बाई के, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। सॉरी, अगर हम थोड़ी देर पहले अगर फर्स्ट ऑर्डर बोल दिए तो मिस्टेक से बोले थे। ये किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। किसका? टाइम का वैल्यू। टाइम मतलब कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा था। इसी को जब हम सॉल्व किए तो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट आया था, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल बनाने के पर्पज से, तो फर्स्ट ऑर्डर में अभी हम लोग टी का वैल्यू देखें कैसा जो न्यूमेरिकल बनाना है 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। देखो अंतर है, यहाँ पे लॉगरिथमिक आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सिंपल होता है इक्वेशन बनाना। इसलिए हम लोग समझे थे पिछले लेक्चर में कि ये यूनिटरी मेथड को फॉलो करता है। यहाँ पे कोई यूनिटरी मेथड हम लोग लगा नहीं पाएंगे। इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर लॉग का यूज़ आ रहा है, ठीक है। यहाँ समझो, तो ये दो इक्वेशन बच्चे हम लोग को एकदम याद रखना है ना, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का न्यूमेरिकल बनाने के पर्पस के लिए, ठीक है। एकदम ध्यान रखोगे। के का वैल्यू दिया जा सकता है आपको, ए नॉट का वैल्यू 100 मान लेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए। ए का वैल्यू यहाँ पे हमें पता रहेगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा इन बातों का, ठीक है। तो चलो ग्राफ भी हम लोग दो डिस्कस कर लिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। फर्स्ट ऑर्डर में बच्चों दो ग्राफ और हमें डिस्कस करना है ना, फर्स्ट ऑर्डर में दो ग्राफ हमें और डिस्कस करना है, लॉग वाला उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो वो दो ग्राफ थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि जब सब कुछ किए हैं तो उसको भी कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग देख लिए थे ना दोनों ऑर्डर के लिए। अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर में बच्चों हम लोग एक इक्वेशन को डिराइव किए थे, जरा याद करो थोड़ा सा, लॉग वाला है ना, लॉग बेस ई ए था यहाँ पर माइनस ए नॉट बराबर के टी, ये वाला इक्वेशन आया था हमारा। देखो याद करो थोड़ा सा, जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को डिराइव किए थे, इंटीग्रेशन किए थे, लिमिट रखे थे, तो लॉग ए माइनस लॉग ई बराबर माइनस के टी आया था, ठीक। इसका ग्राफ बच्चों हम लोग थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ भी हमें पूछा जाता है, ठीक। और इसी को जब हम लोग लॉगरिथमिक को लॉग बेस 10 में लिखेंगे तो यहाँ 2.303 आ जाएगा, उसका भी ग्राफ हम लोग बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं बच्चों, ताकि हमारा सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे सारा ग्राफ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे जो हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन का तो वेरिएशन देख लिए थे, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल हो रहा था। यहाँ पे हम लोग लॉग का ही वेरिएशन देख रहे हैं, नेचुरल लॉग का, किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस टोटल को हम लोग y अगर मान लें, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए बोलो, एक कांस्टेंट है, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y बराबर माइनस एम एक्स या प्लस एम एक्स, जो लिखना है, एम एक्स तो स्लोप है, प्लस सी, y बराबर एम एक्स। देखो ध्यान समझना थोड़ा सा, यहाँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं बना रहे हैं बच्चों हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं? हम लोग लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ग्राफ भी, अलग अलग ग्राफ दे दिया, जैसे लॉग वर्सेस टाइम दे दिया जाएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को काम क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, ग्राफ को एक जगह सबको याद रखना, ताकि हमें सब ग्राफ याद रह पाए अच्छे से। तो लॉग बेस ई ए है, इसका टाइम के रेस्पेक्ट बना रहे हैं। तो देखो इसको हम लोग y माने, इसको mx माने, इसको c। तो एक बार बताइए, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी कि log e का टाइम के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है। ऑन द अदर हैंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, जो कि हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो एक बात बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मानते हैं जब भी x का मान 0 होता है तो y का मान c होता है। तो जब भी x हमारा क्या है यहाँ पे बोलो बच्चों, ये देखो, इसको ध्यान से समझो थोड़ा सा, इसको फिर से सजाते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, log बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट बेस में ई है। ध्यान समझना थोड़ा सा, ये क्या फिर से हम लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक। अब समझो, जैसे टाइम मेरा 0 हो जाए तो लॉग ए बेस ई नॉट, लॉग ए बेस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग ए नॉट बेस ई, यानी कि जैसे हमारा टाइम यहाँ पे 0 होगा तो इसका मान किसके बराबर, लॉग ए नॉट
बेस ई के बराबर होगा कि नहीं? ये बिंदु तो हमें मिल गया, जब टाइम 0 है, जब समय हमारा 0 है तो log a किसके बराबर हो जाएगा? log a0 बेस ई के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसका वैल्यू इसके बराबर, तो ये पॉइंट हमें मिल गया और हमें मालूम है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बोलो? स्ट्रेट लाइन है। तो अगला पॉइंट हमारा कौन सा होगा? अगला पॉइंट हमारा वो टाइम एक्सिस का पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है? तो y 0 होता है। तो अगली बार हम किसको 0 करेंगे? तो अगर मान लो अगली बार हम एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए y 0 करेंगे। तो y 0 करेंगे तो mx प्लस सी, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस सी बाई एम। तो उसी प्रकार यहाँ किसको 0 कर दें? इस चीज़ को 0 कर दें। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ था ना log a बेस ई, तो इस बिंदु पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 होगा तो माइनस के टी प्लस लॉग ई बेस ए नॉट है ना, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना? के टी इधर आएगा, लॉग ई बेस ए नॉट हुआ ना यहाँ से, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? लॉग ई बेस ए नॉट बाई के। तो यानी कि ये बिंदु हमें क्या मिल गया बोलो? ये बिंदु हमें मिल गया लॉग ए नॉट बेस ई बाई के हो गया। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो 2 पॉइंट हमें मिला, इसको जोड़ देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन गया। तो देखो ध्यान से, अंतर समझना, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का वेरिएशन नहीं है बच्चों, ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का वेरिएशन है। अब एक बात कंफ्यूजन आएगा बच्चों को कि सर आप तो बोले थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो ये टच कैसे कर गया? तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ बनाए थे, वो एक्सपोनेंशियल था, वो नहीं टच किया था। यहाँ तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन का टाइम बना, ग्राफ बना है। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलेंगे देखो ध्यान से, ए नॉट का मान अगर 1 हो जाए, ए नॉट का मान क्या हो जाए? 1 हो जाए फॉर एग्जांपल, तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा? 1, और लॉग 1 का मान 0 होता है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ये ग्राफ जाके टच करेगा। लेकिन वही अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाते थे तो वो कभी टच नहीं करता था। कहानी क्लियर? अब इस ग्राफ का स्लोप जरा देखो, तो इसका स्लोप क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के। समझ में आया? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस। एकदम याद रखना इस बातों को। और एंगल हम लोग हमेशा इधर से डिफाइन करते हैं, थीटा 90 से ज़्यादा है इसलिए स्लोप हमारा निगेटिव आ रहा है। कहानी स्पष्ट है बच्चों? चलो इसका ग्राफ अगर हम बना लिए, ये ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये क्या है बोलो? ये हमारा टॉपिक है अभी जो बनाया है, ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाए। अब हमको मालूम है लॉग को अगर नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 वाला कॉन्सेप्ट आएगा। उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ ग्राफ बना के देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें बच्चों अलग अलग फॉर्म में ग्राफ लिखा रहेगा, उससे देख के हमें पहचानना होता है कि कौन सा ऑर्डर का ये हमारा रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, चलो तो उसको भी कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। इसको आप लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको। ये लेक्चर बच्चों थोड़ा लंबा हो रहा है हम लोग का, तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, जिसमें 0 ऑर्डर का भी कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पे हम लोग हैंडल करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर का भी करेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा टोटल। अब देखो ये वाला इक्वेशन था ना बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं? लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग बेस 10 ए हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट बराबर माइनस के टी। ठीक, अब यहाँ से लॉग बेस 10 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट, तो माइनस के बाई 2.303 टी हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 टी प्लस लॉग बेस 10 ए नॉट। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो। सेम इक्वेशन है एलन वाला, लेकिन चूंकि ये लॉग बेस 10 में लिखे हैं तो इसके नीचे 2.303 आ जा रहा है। कहानी स्पष्ट हो रहा है बच्चों? अब इसका ग्राफ हमें बनाना है ना, इसका ग्राफ बनाना, तो छोटा सा ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा जगह तो हमारे पास होगा नहीं, तो छोटा सा ग्राफ यहाँ पे हम लोग बच्चों देख लेते हैं। इधर टाइम एक्सिस है और इधर देखो इस बार लॉग बेस 10 का वेरिएशन देख रहे हैं हम लोग। ध्यान से समझना, इससे पहले लॉग बेस ई का वेरिएशन देखे थे और उससे पहले ए का वेरिएशन देखे थे। ठीक, तो इसका मतलब हम इसको y मान रहे हैं, इसको mx मान रहे हैं, प्लस c मान रहे हैं। सेम कहानी, जैसे x का मान 0 होगा तो y का मान c। इसका मतलब जैसे समय 0 होगा तो log a बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर log a नॉट बेस 10 हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ वाला ढूंढोगे तो इसके लिए हमको इसको 0 करना पड़ता है, y को 0। तो जैसे y को 0 करेंगे तो t का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? तो जरा सोचो, जैसे इसको हम लोग 0 करेंगे
तो हमको टाइम एक्सेस पे ये 0 होता है ना, कंसंट्रेशन मान लो 1 हो गया तो ये 0 हो गया, तो ये अगर 0 होता है तो ये चीज़ हम लोग बाकी पूरा सही किए हैं, ठीक। तो 2.303 यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस log a0 बेस 10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना, टाइम का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा k बटे 2.303 log बेस 10 a0। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.303 बाई k log बेस 10 a0। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो ये टाइम का पॉइंट क्या हो गया बोलो 2.303 बाई k log बेस 10 a0। अब गौर थोड़ा सा करना है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं इसका वर्सेस टाइम, तो डिग्री तो 1 है, तो डिग्री 1 है तो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो इस बार फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इस बार स्लोप पे जरा गौर करो, तो स्लोप इसका टी का ऑप्शन कितना आ रहा है -k/2.303 आ रहा है, ये हमारा ग्राफ। तो होगा क्या, देखो ध्यान से बच्चों, इसमें एग्जाम में ना अलग अलग फॉर्म में दे देगा, फॉर्मेट देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ध्यान रखना log a का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होता है फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, है ना, वही कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। कहानी 100% क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा हाफ लाइफ वाला टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। तो इसको पूरा नोट कर लेना बच्चों। हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज़ द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। क्लियर, 50% रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। चलो हाफ लाइफ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हाफ लाइफ इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज reduced to half of the initial concentration। जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसका आधा हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, मतलब 50% हो जाएगा। तो उसका डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे। तो हम लोग एक अभी इक्वेशन पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो हाफ लाइफ भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। 2.303 बाई के पढ़े थे, लॉग बेस 10 a0 बाई ए, बोलो पढ़े थे ना, ठीक। अब हाफ लाइफ निकालना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टी हाफ से। ये जो हाफ लाइफ है इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ से। और टी हाफ देखो ध्यान से, व्हेन समय हमारा कितना हो जाए टी हाफ, या इसी को क्या बोलेंगे टी 50%। जब हमारा 50% रिएक्शन पूरा हो जाए तो कंसंट्रेशन हमारा कितना बचेगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन बाई हाफ, वही तो लिखे हैं यहाँ पर। इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2। जो ओरिजिनल था मान लो 100 था तो 100 बटे 2 50 बचेगा, है ना। तो ये तो फाइनल कंसंट्रेशन होता है, कितना बचता है 50। तो देयरफॉर टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग बेस 10 है। ए नॉट का मान हम ए नॉट रहने दिए और ए के बदले कितना रख दिए a0/2, ठीक। तो क्या आएगा 2.303 बाई के लॉग बेस 10, ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, a0 कट जाएगा। तो लॉग बेस 10 2 का मान होता है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के था इंटू 0.3010 होता है। इसको जब पूरा पूरी सॉल्व करेंगे तो 0.693 अपॉन में के आता है। तो एकदम बच्चों याद रखना है हमको कि हाफ लाइफ का वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 बाई के होता है। और देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं आया है, समझ आ रहा है। हाफ लाइफ अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो याद करो उसमें आया था a0/2k आया था, यहाँ डायरेक्टली पहुँचता था कंसंट्रेशन के। लेकिन हाफ लाइफ हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एक रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ हमारा इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, तो यहाँ से हमें अंदाजा लगाना होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है ना। जब भी कहेगा कि हाफ लाइफ हमारा फर्स्ट पावर है किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो समझ जाना जीरो ऑर्डर है। और जब हाफ लाइफ हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या समझना है,
ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस हम लोग बच्चे यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में बच्चों हम इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हाफ लाइफ को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे, जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ में ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करके आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद।